हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा सी यूट्यूब चैनल एगर क्लासेज में। तो दोस्तों, आज की क्लास में बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लाए, ठीक है। याद रखना है, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लाए, ठीक है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कवर कर लिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और प्रत्येक सेट में 35 प्रश्न कवर करेंगे बाबू, ठीक है। याद रखना, प्रत्येक सेट में कितना प्रश्न कवर करेंगे? 35 प्रश्न कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? बताइएगा, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। याद रखना, अद्वैत दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो शंकराचार्य को बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, शंकराचार्य को ज्ञान मार्गी कहा जाता थे। शंकराचार्य को क्या कहा जाता है? ज्ञान मार्गी। याद रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है। याद रखिएगा, शंकराचार्य को क्या कहा जाता है? ज्ञान मार्गी कहा जाता है, ठीक है। और याद रखना, द्वैतावाद किसे कहा जाता है? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, द्वैतावाद किसे कहा जाता है? तो याद रखना, माधवाचार्य को, ठीक है। माधवाचार्य को द्वैतावाद कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया बाबू, ठीक है। द्वैतावाद किसे कहा जाता है? तो याद रखना, माधवाचार्य को, ठीक है। माधवाचार्य को द्वैतावाद कहा गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है? सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइएगा, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, कि समुद्रगुप्त ने, कि हर्ष ने, कि पुलकेशिनी द्वितीय ने? तो सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने यानी कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, रथ मंदिरों का दूसरा नाम क्या है? बताइएगा, रथ मंदिरों का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखना, तट मंदिर बाबू, ठीक है। रथ मंदिरों का दूसरा नाम क्या है? तट मंदिर। याद रखना, तट मंदिर अगर एग्जाम में दे दिया जाए तो तट मंदिर को पूछा जाएगा एग्जाम में कि महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हमेशा रखना नरसिंह वर्मन प्रथम ही लगाना, ठीक है। याद रखना है। चलिए अगले प्रश्नों को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है। वीवीआई प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या करा है? निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए सब लोग, ठीक है। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखना है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिलों का निर्माण करवाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू, उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही मरम्मत कराया गया था, ठीक है। ये किसके कारण 5वीं मंजिल टूट गया था? तो हमेशा रखना, बिजली के गिरने के कारण, ठीक है। बिजली के गिरने के कारण ये 5वीं मंजिल क्या होता गया था? टूट गया था बाबू। इसका मरम्मत किसने करवाया था? तो याद रखना, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका क्या किया था? बताइएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको क्या किया था? सभी लोग बताइए कमेंट में। इसका निर्माण किया था बाबू, ठीक है। याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। यानी कुतुब मीनार के निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया गया था? बताइएगा आप लोग, इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया गया था? तो हमेशा रखना, कुतुब मीनार को पूरा करने में किसका काम है? तो याद रखना, इल्तुतमिश का, ठीक है। लेकिन अगर निर्माण पूछा जाए तो याद रखना, कुतुब ऐबक लगाना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, युद्ध से पूछा जाता है, ठीक है। युद्ध से बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पानीपत कब हुआ था? 1526 में। सही बात है बाबू, ठीक है। पानीपत कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था, जानते होंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्या करा? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। क्या सही है? जी हाँ, 1527 में ही खानवा का युद्ध हुआ था। आप लोग जानते होंगे कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना, 1527 में। किसके किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। अगला है क्या? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना, 1529 में। ये भी सही है बाबू, लेकिन चंदेरी का युद्ध गलत है बाबू, ठीक। याद रखना, चंदेरी का युद्ध 1530 में हुआ था, गलत बात है। चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं बल्कि 1528 में हुआ था, ठीक है। 1528 में हुआ था, ये आप लोग जानते होंगे। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में हुआ था, आप लोग जानते हैं। किसके किसके बीच हुआ था? बताइएगा, किसके किसके बीच हुआ था? याद रखना, बाबर और मेदनी राय के बीच, ठीक है। याद रखना, बाबर और किसके बीच हुआ था? मेदनी राय के बीच, ठीक है। मेदनी राय के बीच हुआ था, याद रखना बाबू, ठीक है। मेदनी राय के बीच हुआ था। चलिए अगले प्रश्नों को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? सभी लोग अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? बताइएगा, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बंबई होगा, कलकत्ता होगा, मद्रास होगा, कि पांडिचेरी होगा?
तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कलकत्ता हो जाएगा। पूछा जाए एग्जाम में कि अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, तो हमेशा रखना कलकत्ता में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू, उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं बाबू, उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि फोर्ट विलियम का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना 1690 में, ठीक है। 1690 के अंतिम दशक में हुआ था बाबू, ठीक है। फोर्ट विलियम का स्थापना कब हुआ था, 1690 के अंतिम दशक में हुआ था, ठीक है, याद रखना है। और पूछा जाए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता बाबू, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, तो हमेशा रखना फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था, ठीक है, याद रखना। इस कॉलेज का अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना है चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम, ठीक है, याद रखना चार्ल्स आयर, याद रखना बाबू चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम था, याद रखना इस कॉलेज का अध्यक्ष, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो बताइएगा। मदन मोहन मालवीय होगा, कि सरोजनी नायडू होगा, कि जस्टिस रानाडे होगा, कि गोपाल कृष्ण गोखले होगा। वीवीआई प्रश्न बाबू, इसे ट्रिक मार लीजिएगा, ठीक है, इसे स्टार मार्क मार लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा याद रखना सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। एग्जाम में पूछा जाए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब किया गया था, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब किया गया था, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था, किस और किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो बने गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। लेकिन कब किया गया था, आप लोग बताइएगा, कब किया गया था ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा 1905 में, ठीक है, 1905 में किया गया था। याद रखना 1905 में इसका क्या किया गया था, स्थापना किया गया था, किसके द्वारा, याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए अगले प्रश्नों को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा बाबू कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थी, तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थी, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ठीक है, सभी एग्जामों के लिए, बिहार के सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है, चाहे बिहार दरोगा हो चाहे बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, और वीडियो पर नए हैं बाबू, क्लास में नए हो तो चैनल को क्या कीजिए, क्लास को पहले लाइक कर दीजिए, और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और क्लास को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है, मैडम भीखाजी कामा हो जाएगा, ठीक है, मैडम भीखाजी कामा हो जाएगा। जो भी मैडम भीखाजी कामा लगा रहे हैं बाबू, उनका राइट आंसर है, ठीक है। इसका स्थापना संपादन कब हुआ, तो बताइएगा। निकाले कब गए थे, यानी कि वंदे मातरम पत्र कब निकाले गए थे, तो हमेशा रखना 1909 ईस्वी में, ठीक है, 1909 ईस्वी में ये पत्र निकाले गए थे, यानी कि जारी हुआ था, किसके द्वारा, याद रखना लिखा गया है मैडम भीखाजी कामा के द्वारा, ठीक है, मैडम भीखाजी कामा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था, बताइएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था, तो बताइए क्रिप्स मिशन, की कैबिनेट मिशन, की बाइबल योजना, की साइमन युक्त मिशन, तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो तो बताइए सभी लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, जवाब दीजिएगा, ठीक है। सेशन को जो भी लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के अकॉर्डिंग बाबू, ठीक है, याद रखना ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो चलिए बताइए, सभी लोग बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कैबिनेट मिशन हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था, तो हमेशा रखना कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है, याद रखना। कब आया था, पूरा डेट फुल डेट जान लीजिएगा कब आया था, तो याद रखना है 16 मई 1946 को, ठीक है, 16 मई 1946 को आया था, ठीक है। पूछा जाए एग्जाम में कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत
आया था, कौन आया था? तो याद रखना कैबिनेट मिशन आया था बाबू, ठीक है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए कि क्रिप्स मिशन कब आया था, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन कब आया था, तो हमेशा रखना 1942 में, ठीक है। इससे पहले आया था, ठीक है, 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बाबू, ठीक है। ये सब याद रखना है। चलिए अगले, साइमन कमीशन कब आया था, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, साइमन कमीशन कब आया था, तो याद रखना 8 नवंबर 1957 को, ठीक है, 1927 को बाबू, ठीक है, 8 नवंबर 1927 को आया था, ठीक है। 8 नवंबर 1927 को याद रखना है साइमन कमीशन आया था, ठीक है। ये याद रखना है। बाइबल योजना कब आया था, तो याद रखना 1945 में, ठीक है। 1945 में बाइबल योजना भारत आया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगर आता होगा तो जवाब दीजिएगा, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे हम, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सभी लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा बाबू, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है, बताइएगा। भारत एक क्या है, गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, बताइए सब लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में क्या वंशानुगत शासन है जी, नहीं बाबू, ठीक है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के गणतंत्र है कहाँ से लिया गया, तो हमेशा रखना फ्रांस के संविधान से लिया गया बाबू, ठीक है। फ्रांस के संविधान से लिया गया, ये याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 24 होगा, ठीक है। अनुच्छेद 24 हो जाएगा, जो कि बच्चों के शोषण के विरुद्ध का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अनुच्छेद 17 की बात किया जाए तो कौन सा होगा, बताइएगा। अनुच्छेद 17 का बात क्या हो जाए तो क्या होगा, अस्पृश्यता से संबंधित है, ठीक है। अस्पृश्यता, ये जान लीजिएगा अस्पृश्यता से संबंधित कौन है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद अनुच्छेद यानी कि 17 हो जाएगा, यानी कि अस्पृश्यता मतलब जान लीजिएगा छुआछूत बाबू, ठीक है। छुआछूत के बारे में, ठीक है। छुआछूत किससे संबंधित है, तो याद रखना अस्पृश्यता से, ठीक है। अनुच्छेद 17 से बाबू, ठीक है। अनुच्छेद 18 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, बताइएगा। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा उपाधि वंशागुणत को निषेध किया गया है, ठीक है। उपाधि वंशागुणत से, ठीक है। उपाधि वंशागुणनुगत से, ठीक है। उपाधि वंशानुगत से संबंधित कौन है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 18, ठीक है। अनुच्छेद 18 हो जाएगा, ठीक है। अस्पृश्यता से पूछा जाए तो याद रखना अनुच्छेद 17 हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना है अनुच्छेद 23 किससे संबंधित, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है, तो याद रखना बलात्सर्म एवं मानव दुर्व्यापार दंडनीय अपराध से, ठीक है। याद रखना बलात्सर्म एवं मानव दुर्व्यापार दंडनीय अपराध से किस कौन संबंधित है, तो याद रखना अनुच्छेद 23 बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा और फिर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत की राष्ट्रपति को प्राप्त है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप रुक जाइए पहले रुक जाना है, ठीक है, फिर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक है इसमें, लगता है ऑप्शन नहीं लिखा है बाबू, रुक जाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। सही है, सही हो गया, ठीक है। याद देखिए इससे क्या वास्तविक और लोकप्रिय है, और वास्तविक और लोकप्रिय है, गलत बाबू, ठीक है। औपचारिक और अधिक विधिक है, ये सही है बाबू। और राजनीतिक और नाम मात्र है, ये भी सही, ये गलत है, ठीक है। और संवैधानिक और नाम मात्र है, ये भी सही है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 और 4, ठीक है। 2 और 4, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक आध क्वेश्चन रहता है कन्फ्यूजन में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा विधान परिषद किस साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से
किस अवधि तक रोक सकती है? तो बताइए 3 माह होगा कि 4 माह होगा कि 6 माह होगा कि 14 दिन होगा? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है। सभी लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 माह बाबू, ठीक है। 4 माह तक, ठीक है। ऑप्शन और बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न करा, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की और कि उसके सभापति कौन थे? तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। जो भी बलवंत राय मेहता समिति लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है बाबू, ठीक है। याद रखिए इसको कब बनाया गया था? तो हमेशा रखना है 1957 में, ठीक है। 1957 ईस्वी में। किसके लिए? तो याद रखना पंचायती राज के लिए, ठीक है। पंचायती राज के लिए, ठीक है। हमेशा याद रखना पंचायती राज के लिए संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित थी? तो हमेशा याद रखना पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। ये प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग? अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर? बताइएगा भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, सभी लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर आधारित है? तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समाजवादी व्यवस्था पर, ठीक है। हमेशा रखना समाजवादी व्यवस्था पर भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, ठीक है। ऑप्शन और बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सभी लोग? अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा बाबू, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया है? बताइएगा पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान किसका सुझाव किसके द्वारा दिया गया है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है। सभी लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जी मिर्डल द्वारा, ठीक है। जी मिर्डल द्वारा बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन ये बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा रोलिंग प्लान किसके द्वारा चलाया गया था? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान किसके द्वारा चलाया गया था? तो हमेशा रखना जनता दल के द्वारा, ठीक है। जनता दल सरकार के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? इसका शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखना 1978 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था बाबू, ठीक है। रोलिंग प्लान का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखना 1978 में इसका प्लान हुआ था बाबू, ठीक है। याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करें सभी लोग? अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगर आता है तो जवाब दीजिएगा, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, जवाब हम दे देंगे, ठीक है। अगला क्या करें? भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत कितना है? बताइएगा भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत कितना है? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार छपा है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम पर यानी कि इसे VVI में नोट पॉइंट कर लीजिए, ठीक है। VVI में मान लीजिए, ठीक है। तो बताइएगा जनगणना से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। भारत की जनगणना का, वो भी 2011 के जनगणना से, ठीक है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लगभग 21.9 बाबू, ठीक है। याद रखना है लगभग 21.9 हो जाएगा। किसके अनुसार? बताइएगा किस समिति के अनुसार? गरीबी रेखा किस समिति के अनुसार? तो याद रखना है तेंदुलकर समिति के अनुसार बाबू, ठीक है। तेंदुलकर समिति के अनुसार, ठीक है। तेंदुलकर समिति के अनुसार बाबू, ठीक है। याद रखना समिति के अनुसार, ठीक है। और पूछा था एग्जाम में कि 2011 के जनगणना अनुसार भारत में गरीबी कितना था? तो याद रखना 21.9%, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी कितना था? तो याद रखना है 21.9% हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा सभी लोग? अगले प्रश्न क्या करा सभी लोग? अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न करा, रुपये एक परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। बताइएगा रुपये एक परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सब लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार सवाल बन चुका है, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्नों का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ठीक है। जवाब दीजिए। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रुपयों को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग? अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? ब्रेक इवन बिंदु क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग बताइएगा ब्रेक इवन बिंदु का स्थिति क्या है? बताइएगा सभी लोग ब्रेक इवन बिंदु क्या है एक प्रकार का? बताइएगा सब लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? जो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाब, ठीक है। वह स्थिति जब फर्म को
न लाभ हो और न हानि, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप, ठीक है। इसका खो खो का कितना है तो याद रखना 9 खिलाड़ी होता है, ठीक है। खो खो का कितना खिलाड़ी होता है, 9 खिलाड़ी होता है। हॉकी में कितना खिलाड़ी होता है तो आप लोग जानते होंगे, हॉकी में बाबू 2 खिलाड़ी होता है, सॉरी 11 खिलाड़ियाँ होता है, सॉरी बोल दिए 2 बोल दिए। बैडमिंटन में 2 होता है, हॉकी में कितना होता है 11 खिलाड़ियाँ होते हैं। रग्बी फुटबॉल में कितना खिलाड़ियाँ होता है बताइएगा। रग्बी फुटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है, 15 खिलाड़ियाँ होता है, चलिए। और फुटबॉल में कितना खिलाड़ियाँ होता है बताइएगा, फुटबॉल में कितना खिलाड़ियाँ होता है तो बताइएगा सही कितना होगा। लेकिन फुटबॉल में कितना खिलाड़ियाँ होगा तो बताइएगा कौन सही कितना होगा, 9 हो जाएगा बाबू, ठीक है। याद रखना फुटबॉल में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। याद रखना 9 हो जाएगा। तो बताइएगा कितना, लेकिन सॉरी 11 होगा, ठीक है। ये भी 11 होगा, गलत बोल दिए थे, ठीक है। तो किसका ज़्यादा है तो याद रखना रग्बी फुटबॉल का, ठीक है। रग्बी फुटबॉल का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सभी लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, बाइकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाली टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है बताइएगा। एनपीए का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो एनपीएम का पूरा नाम क्या है बताइएगा सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है। सभी जवाब दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है। नन परफॉर्मिंग असिस्ट होगा, असिस्टेस होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न करा प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट्स खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले तो ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, विज्ञान दिवस किसके रूप में कब मनाया जाता है तो पहले तो ये बताइए, छोड़िए ये विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, किसके का अर्थी पर मनाया जाता है। तो हमेशा रखा है कि वैज्ञानिक का नाम एक क्या है, सीवी रमन, ठीक है। सीवी रमन क्या है, एक प्रकार का एक वैज्ञानिक है बाबू, ठीक है। उन्हें रमन इफेक्ट की खोज की थी, ठीक है। एक प्रकार का रमन इफेक्ट की क्या किए थे, खोज किए थे। उन्हीं के दिन नाम पर बाबू याद रखना विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो क्या आगे क्या करा, यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है तो बताइएगा विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो जवाब देने का भी प्रयास कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी बाब, ठीक है। 28 फरवरी को, ठीक है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन जो भी बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर, ठीक है। और पूछा जाए 27 फरवरी को क्या माना जाता है, 27 फरवरी को विश्व एनजीओ यानी कि विश्व एनजीओ बाबू ध्यान दीजिएगा, विश्व एनजीओ दिवस, ठीक ठीक है। एनजीओ दिवस, ठीक है, जीओ दिवस माना जाता है, ठीक है। 27 फरवरी को, ठीक है। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। 28 अप्रैल को क्या माना जाता है बताइएगा। 28 अप्रैल को क्या माना जाता है तो याद रखना विश्व कार्यस्थल सुरक्षा या स्वास्थ्य दिवस माना जाता है, ठीक है। स्वास्थ्य एग्जाम में पूछा हुआ जाता है, स्वास्थ्य दिवस कब माना जाता है तो याद रखना 28 अप्रैल को, ठीक है। स्वास्थ्य दिवस कब माना जाता है तो याद रखना 28 अप्रैल को, ठीक है। और 27 मार्च को क्या माना जाता है बताइएगा। 27 मार्च को क्या माना जाता है तो याद रखना विश्व थिएटर दिवस, ठीक है। विश्व थिएटर दिवस कब माना जाता है तो याद रखना 27 मार्च को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी बताइएगा। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो अंग्रेजी में होगा कि गुजराती में होगा कि मराठी में होगा कि हिंदी में होगा। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो ठीक है। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी, ठीक है, गुजराती में हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी तो हमेशा याद रखना गुजराती में लिखी थी, ठीक है, याद रखना। और महात्मा गांधी का यानी कि द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, हिंद स्वराज पुस्तक, याद रखना है। एक मूलतः कथा आत्मकथा उसी कहा जाता है, हिंद स्वराज पुस्तक, रुक जाइए थोड़ा सा, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। कब लिखा गया था बताइएगा, हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखा गया था
बताइएगा सभी लोग कमेंट में। हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखा गया था, तो हमेशा याद रखना है, यानी कि 1909 में बाबू, ठीक है, 1909 में हिंद स्वराज को लिखा गया था, ठीक है। याद रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया था, तो हमेशा याद रखना महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है, एम गांधी द्वारा, ठीक है, एम गांधी जी द्वारा, ठीक है, एम गांधी द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया था, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाव, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा में, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा में हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा वो विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों को किस भवन में रखा गया था, बताइएगा विश्व प्रसिद्ध जो कि मयूर सिंहासन था जो मुगलों के किस भवन में रखा गया था, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भाव, ठीक है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दिल्ली के लाल किले के दीवान ए आम में, ठीक है, दिल्ली के लाल किले का दीवान ए आम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले मयूर सिंहासन के बारे में जान लीजिए, थोड़ा सा जानकारी जरूरी है आप, ठीक है, किसी भी चीज का जानकारी भी जरूरी है, ठीक है, तो जान लीजिएगा मयूर सिंहासन के बारे में थोड़ा, ठीक है। मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनवाया गया था, बनाया गया था, बताइएगा मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनाया गया था, तो याद रखना बे बादल खां द्वारा, ठीक है, बे बादल खां द्वारा क्या गया था, क्या किया गया था, मयूर सिंहासन बनाया गया था, ठीक है, बे बादल खां द्वारा मयूर सिंहासन क्या गया था, बनाया गया था बाबू, ठीक है। याद रखिएगा और पूछा जाए एग्जाम में कि नादिर शाह की तख्त ए ताउस को नादिर शाह ले गया, तख्त ए ताउस को कि नादिर शाह ले गया था, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए और बताइएगा एग्जाम में मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था, मयूर सिंहासन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो याद रखना शाहजहां के द्वारा, ठीक है, शाहजहां के द्वारा याद रखना मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगर आता होगा तो जवाब दीजिएगा, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, जवाब दे देंगे, ठीक है। तो बताइए 20 रुपये के नोटों पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो 20 रुपये के नोटों पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है। चलिए बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी माउंट हैरियट का, ठीक है, माउंट हैरियट का हो जाएगा, ठीक है, जो भी माउंट हैरियट लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो भी पुराना नोट के बात किया जा रहा है, ठीक है, याद रखना है ये 20 रुपया के पुराना नोट के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी, बहुत बार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया बाबू कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो तो बताइए सभी लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है, बताइएगा याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में परमाणु विभाग की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना 1954 में, ठीक है, 1954 में बाबू याद रखना भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुआ था। और पूछा जाए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना 1948 में, ठीक है, 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना हुआ था, ठीक है। दोनों में अंतर है बाबू, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुआ था, तो याद लगाइएगा 1954। लेकिन अगर पूछा जाए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना 1948 में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले ही बोल देते हैं, याद रखना बाबू 2011 के जनगणना से अनुसार 2011 के जनगणना से याद रखना है, बहुत एग्जाम में प्रश्न बनता है, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो। अरे ये तो जान लीजिए बिहार का स्पेशल है, बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार दरोगा कर रहे हैं, बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए तो देखिए ये रामबाने साहब क्वेश्चन, ये रामबाने है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार वाला ऐसे प्रश्न, यानी कि जितना भी बनता है प्रश्न उसको क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है, याद रखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहतास जिला हो जाएगा, ठीक है, रोहतास जिला हो जाएगा। जो भी रोहतास जिला लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है, जो भी रोहतास जिला से दिख रहे हैं उनका स्वागत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न प्रश्न करा बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थान या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वीवीआई प्रश्न, इसे स्टार मार्क जरूर मान लीजिएगा, ठीक है। और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखिए हमेशा रखना 50% बाबू, ठीक है, 50% महिलाओं का आरक्षण मिला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहा हूँ उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1861 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, अगर आता होगा तो जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या करा, निम्न में से किस देशों के बीच नानकिन की संधि हुई थी। बताइएगा निम्न में से किन देशों के बीच नानकिन की संधि हुई थी। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जो, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन और ब्रिटेन बाबू, ठीक है, चीन और ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिए नानकिन की संधि कब हुआ था, चीन और ब्रिटेन के साथ नानकिन की संधि कब हुआ था, तो याद रखना 29 अगस्त 1842 को, ठीक है, 29 अगस्त 1842 को हुआ था, ठीक है। नानकिन की संधि किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखना चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा तुम, अगला प्रश्न करा निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखना अवरक्त रंग का बाबू, ठीक है, अवरक्त रंग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर जो, सभी जवाब दीजिए। अगला प्रश्न करा तेल का एक बैरल निम्न से लगभग कितना होता है। बताइए तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, 179 लीटर होता है कि 201 लीटर होता है कि 159 लीटर होता है कि 131 लीटर होता है। तो बताने का प्रयास कीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है, 159 मीटर, ठीक है, 159 मीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा सर सीवी रैमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो बताइएगा सर सीवी रैमन को उनके किस प्रयोग के लिए एक नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो बताइएगा इस प्रश्न को आप करेक्ट आंसर क्या होगा जो, सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है, प्रकाश प्रकीर्णन में, ठीक है, प्रकाश प्रकीर्णन के में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नोबेल पुरस्कार का प्राप्त हुआ तो याद रखना 1930 में बाबू, ठीक है, याद रखना 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है, याद रखना। चलिए सब लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, सब लोग अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा जो कि अंतिम है बाबू, ठीक है। क्या करा, निम्न में से किस उद्योग की निगरानी जैव चिप का विकास किया जाता है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य उद्योग बाबू, ठीक है, मत्स्य उद्योग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मत्स्य उद्योग का विकास कब हुआ था, तो याद रखना 1983 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, इसका विकास 1983 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए क्लास अंत हो गया। बताइएगा 35 प्रश्न था बाबू, टोटल 36 प्रश्न, सॉरी 36 प्रश्न था टोटल। कितना प्रश्न सही किए, 36 प्रश्नों में से टोटल कितना प्रश्न सही किए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्लास कैसा लगा आप ये भी बताइएगा, अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, और अगले क्लास में मिलते हैं।